मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि रिचर्ड रॉटी चाहिए, हमें रिचर्ड रॉटी की वीडियोस चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट विद रिचर्ड रॉटी। इंट्रोडक्शन। Philosophers usually think of their discipline as one which discusses perennial, eternal problem which arise as soon as one reflects. So philosophers को क्या लगता है कि philosophy जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो eternal problems या perennial problems को डिस्कस करता है, जो हमेशा से चलती आई है और हमेशा से चलती जाएगी जब तक हम उसके डेफिनेट आंसर तक ना पहुँचे। और ऐसे प्रॉब्लम जो जब द मोमेंट आप सोचना शुरू करते हैं वो प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि द यूनिवर्स, द क्वेश्चंस ऑफ द यूनिवर्स। तो ये क्वेश्चंस आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 1000 साल पहले भी थे, आज भी वही क्वेश्चंस हैं। Some of these concern the difference between human beings and other beings and are crystallizing questions concerning the relation between the mind and the body. तो इनमें से कई क्वेश्चंस के एग्जांपल क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि माइंड और बॉडी के डिफरेंस के बीच के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि हम कैसे ह्यूमन बींग्स को बाकी अदर एनिमल्स या फिर लिविंग बींग्स से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन क्या है। Other problems concern the legitimation of claims to know and are crystallizing questions concerning the foundations of knowledge. तो बाकी क्वेश्चंस किसके ऊपर डिपेंडेंट है कि हम हमारी जो नॉलेज है वो उसका सोर्स क्या है, क्या वो एक्सपीरियंस है, क्या वो यूनिवर्सली वैलिड, मतलब जस्ट द नॉलेज इज वेदर इट इज़ एक्सपीरियंस बेस्ड और वेदर इट इज़ इंट्यूटिव टू अस। तो व्हाट आर द फाउंडेशंस ऑफ नॉलेज। तो ऐसे हम फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट द सोर्सेज ऑफ नॉलेज या माइंड एंड बॉडी, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड अदर बींग्स। To discover these foundations is to discover something about the mind and conversely. तो इन फाउंडेशंस, अगर हम नॉलेज के बारे में, नॉलेज की फाउंडेशन के जाने तो कहीं ना कहीं हमें माइंड के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है कि हम अगर बोल रहे हैं कि जो नॉलेज है वो हमें एक्सपीरियंस से मिलती है, तो हमें माइंड के बारे में पता चल रहा है कि ओके व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द माइंड। कि ठीक है, इट इज़ थ्रू दी सेंस परसेप्शन, द सेंसेस, जैसे हम जो इन्फॉर्मेशन वी टेक इन द इन्फॉर्मेशन, हमारा माइंड उसको प्रोसेस करता है। और इफ़ वी से दैट द नॉलेज इज इंट्यूटिव टू अस, दैट मीन्स द नॉलेज इज ऑलरेडी कंटेन्ड in our mind. Philosophy as a discipline thus sees itself as the attempt to underwrite or debunk claims to knowledge made by science, morality, art or religion. तो ये साइंस हो गया, मोरालिटी हो गया, आर्ट हो गया, रिलीजन हो गया, ये सभी जितने भी डिसिप्लिन है जो नॉलेज के लिए क्लेम्स कर रहे हैं कि ओके व्हाट इज़ द फाउंडेशन ऑफ नॉलेज, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज, उन सभी के लिए फ़िलोसफी जो है वो इट ट्राइज टू डिबंक, टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. इट पर्पज टू डू दिस ऑन द बेसिस ऑफ इट स्पेशल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज एंड ऑफ द माइंड. तो कैसे करते हैं, क्योंकि फ़िलोसफी एज ए डिसिप्लिन जब हम पढ़ते हैं तो हम नॉलेज और माइंड की एक स्पेशल नॉलेज रखते हैं, एक स्पेशल हमारे पास उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है जिससे हम उसका नेचर समझने की कोशिश करते हैं. हम लोग क्वेश्चन करते हैं हर चीज़ को, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स पर बेस्ड होती है, डिबेट्स पर, आर्ग्यूमेंट्स पर, डिस्कशंस पर बेस्ड होती है. Philosophy can be foundational in respect to the rest of culture because culture is the assemblage of claims to knowledge and philosophy adjudicates such claims. तो फिलोसफी कैसे फाउंडेशनल कैसे हो सकती है, क्योंकि बिल्कुल बेस क्वेश्चंस को टारगेट करती है. व्हाट इज़ द बेस ऑफ समथिंग. इट कैन डू सो बिकॉज इट अंडरस्टैंड्स द फाउंडेशंस ऑफ नॉलेज एंड इट फाइंड्स दीज फाउंडेशंस इन द स्टडी ऑफ मैन एज नोअर ऑफ द मेंटल प्रोसेस ऑफ द एक्टिविटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन विच मेक नॉलेज पॉसिबल. तो फिलोसफी कैसे फाउंडेशन होती है, क्योंकि हम मेरी फाउंडेशन, हम मेरी बेस ऑफ नॉलेज को समझने की कोशिश करते हैं, और ये वही फाउंडेशन है, वही बेस है, वही फंडामेंटल क्वेश्चन है जिसमें हम मैन एज ए नोअर को स्टडी करते हैं. कि मैन जानता है, इंसान के पास जानने की शक्ति है, वो मेंटल प्रोसेसेस करता है, वो जो देखता है उसको रिप्रेजेंट करता है. टू नो इज़ टू रिप्रेजेंट एक्यूरेटली व्हाट इज़ आउटसाइड द माइंड. तो किसी भी चीज़ को जानने का मतलब क्या है कि जो हमारे सामने है, माइंड के बाहर है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं माइंड के अंदर. उसका मतलब हो गया कि हमें उस चीज़ की पहचान है, हम उस चीज़ को जानते हैं. सो टू अंडरस्टैंड द पॉसिबिलिटी एंड नेचर ऑफ नॉलेज इज़ टू अंडरस्टैंड द वे इन विच द माइंड इज़ एबल टू कंस्ट्रक्ट सच रिप्रेजेंटेशन. तो अगर हमें नॉलेज के बारे में जाना है, मतलब कि हमारा माइंड कैसे रिप्रेजेंटेशंस को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कि जो भी हमारे सामने हम जिस चीज़ को व्यू कर रहे हैं, जिस चीज़ को देख रहे हैं, उसको हम विद इन माइंड कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विद वर्ड्स कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विद फिगर्स कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दैट इज़ व्हाट इट मीन्स टू नो समथिंग. Philosophy's central concern is to be a general theory of representation, a theory which will divide culture up into the areas which represent reality well, those which represent it less well, and those which do not represent it at all.
तो फ़िलॉसफी का सेंट्रल कंसर्न किस चीज़ से है? फ़िलॉसफी क्या करता है, ये जनरल थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, हम कैसे जो नॉलेज हमारे सामने है इट इज़ आउटसाइड ऑफ माइंड, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर बेस्ड है, और कैसे कौन सा कल्चर जो है वो उसको प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी थ्योरी उसको प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर पा रही है, कौन सी नहीं कर पा रही है, कौन सी थोड़ी ठीक कर पा रही है. We owe the notion of a theory of knowledge based on an understanding of mental processes to the 17th century and especially to law. तो ये मेंटल प्रोसेसेस या फिर ये थ्योरी ऑफ नॉलेज की नॉलेज क्या है, कहाँ से आई है, हमारा सोर्स क्या है, ये पूरी जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है एंड जो हमारी मेंटल प्रोसेसेस की अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे मेंटल प्रोसेसेस हो रहा है कि ओके वी हैव सीन समथिंग, उसको देखने के बाद व्हेन दैट इन्फॉर्मेशन इज सेंट टू द माइंड, हमारा माइंड रिफ्लेक्ट करता है वो पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड रिमेम्बरेंस के ऊपर बेस करके फिर आइडेंटिफाई करता है. तो ऑल दीज मेंटल प्रोसेसेस हम एट्रीब्यूट करते हैं टू लॉ, Jean Locke. We owe the notion of the mind as a separate entity in which processes occur to the same period and especially to Descartes. तो हम लोग जॉन लॉक, हम लोग डिस्कार्ट्स को क्या वो करते हैं कि डिस्कार्ट्स वो द वन हु गिव द आइडिया ऑफ द माइंड कि कैसे ये मेंटल प्रोसेसेस एक माइंड में हमारे हो रहे हैं. इट्स नॉट बायोलॉजिकल बट द फिलोसफिकल डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं हम. वी ओ द नोशन ऑफ फिलोसफी एज अ ट्रिब्यूनल ऑफ प्योर रीजन अपहोल्डिंग और डिनाइंग द क्लेम्स ऑफ रेस्ट ऑफ द कल्चर टू 18th century and especially to Kant. But this Kantian notion presupposed general assent to Lockean notions of mental processes and Cartesian notions of mental substance. तो ये प्योर रीज़न जो हमने हमारे यूनिट 1 में एनालिटिकल जजमेंट, सिंथेटिक जजमेंट, प्योर रीज़न, प्रायोराई जो हम ये प्योर जजमेंट्स की बात करते हैं वो हम किसको वो करते हैं, टू इमानुएल कांट. एंड ये जो कांट का जो प्योर रीज़न का जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू द लॉक्स नोशन ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड Descartes' notion of the mind. In the 19th century, the notion of philosophy as a foundational discipline which grounds knowledge claims was consolidated in the writings of neo-Kantians. The 19th century में ये philosophy as a foundational discipline जो कि the very fundamental, the very base of knowledge को के बारे में inquire करता है, जिसमें which grounds knowledge claims कि knowledge के बारे में हम क्या claims कर रहे हैं, उसका source क्या है, how it is structured, सब चीज़ों को इसको ये हमने न्यू कॉन्शियंस जैसी राइटिंग्स में इसको कंसोलिडेट किया था. न्यू कॉन्शियंस इज़ द newer Kantian age, occasional protest against this conception of culture as in need of grounding and against the pretensions of a theory of knowledge to perform this task went largely unheard. Philosophy became for the intellectuals a substitute for religion. तो philosophy क्या हो गया, क्योंकि हम knowledge, हम foundational questions, fundamental questions, base questions के बारे में inquire करने लगे, तो knowledge हमारे लिए क्या हो गया, फिलोसफी क्या हो गया, फिलोसफी कई लोगों के लिए रिलीजन का एक सब्स्टिट्यूट हो गया, क्योंकि रिलीजन अक्सर इन एपिस्टेमोलॉजिकल या मेटाफिजिकल क्वेश्चंस के बारे में आंसर करने के लिए लोग लुक अप टू करते थे रिलीजन के लिए. और जब फिलोसफी ने इन सब चीज़ों में शुरू किया तो ड्यू टू कांट एंड लॉक एंड डिस्कार्ट्स, तो इस वजह से लोग जो है वो फिलोसफी को एज ए सब्स्टिट्यूट मानने लगे टू रिलीजन. It was the area of culture where one touched bottom, where one found the vocabulary and the convictions which permitted one to explain and justify one's activity as an intellectual, and thus to discover the significance of one's life. At the beginning of our century, this claim was reaffirmed by philosophers who were concerned to keep philosophy rigorous and scientific, but there was a note of desperation in their voices, for by this time the triumph of the secular over the claims of religion was almost complete. Thus, the philosopher could no longer see himself as in the intellectual avant-garde or as protecting men against the forces of superstition. तो क्या हुआ कि philosophy को रसेल एंड हसल ने बहुत कोशिश की कि philosophy be vigorous, it be scientific, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. philosophy के अंदर वो the some of the admixture of religion and superstition ये add हो ही गया, ये mixture हो ही गया. Further, in the course of the 19th century, a new form of culture had risen, the culture of the man of letters, the intellectual who wrote poems and novels and political treatises and criticisms of other people's poems and novels and treatises. So Descartes, Locke and Kant had written in a period in which the secularization of culture was being made possible by the success of natural science. तो क्या हुआ, धीरे धीरे करके literature was becoming very popular. 19th century के बाद से literature become a very very popular mode ideas को ट्रांसफ़र करने का, ट्रांसपोर्ट करने का.
But by the early 20th century, the scientists had become as remote from most intellectuals as had the theologians. तो हुआ क्या कि philosophy was to be considered close to science, to intellectualism, and natural science को भी these were supposed to be connected. But 20th century तक क्या हुआ, philosophy as a discipline बहुत अलग हो गया science से, जो कि was not correct. नेचुरल साइंस जो है वो सपोज टू बी इन अकॉर्डेंस विथ फिलोसफी, वो नेचुरल साइंस फिलोसफी से स्प्रंग अप हुआ है. Poets and novelists had taken the place of both preachers and philosophers as the moral teachers of the youth. तो अब पोएट्स एंड नॉवलिस्ट बेसिकली जो लिटरेचर पीपल थे, पोएट्स हो गए, ऑथर्स हो गए, नॉवल लिखने वाले लोग हो गए, उन्होंने प्रीचर्स एंड फिलोसफर्स, मतलब रिलीजन भी साइड हो गया एंड फिलोसफी एज अ साइंटिफिक स्टडी भी साइड हो गई, साइड लाइन हो गई, एंड दिस लिटरेचर एंड द पीपल associated with literature became above. The result was that the more scientific and rigid philosophy became, the less it had to do with the rest of the culture and more absurd its traditional pretensions seemed. तो philosophy को rigorous या scientific बनाना जो aim था, वो ऐसा हो गया कि वो साइंटिफिक एंड रिगरस जैसा बनना चाहिए था वैसे साइंटिफिक नहीं बना. फिलोसफी का साइंटिफिक बनना, फिलोसफी का रिगरस बनने का मतलब क्या हुआ कि करंट कल्चर के साथ कम से कम लेना देना, और उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वगैरह प्रिटेंशंस आने लग गए, समथिंग जो कि कनेक्ट नहीं हो पाया करंट ऑनगोइंग कल्चर एंड प्रैक्टिसेस के साथ. द अटेम्प्ट्स ऑफ बोथ एनालिटिक फिलोसोफर्स एंड फिनोमेनोलॉजिस्ट टू ग्राउंड दिस एंड क्रिटिसाइज दैट वर श्रग्ड ऑफ बाय दोज हुज एक्टिविटीज वर पर्पसली बीइंग ग्राउंडेड और क्रिटिसाइज्ड. फिलोसफी एज अ होल वाज श्रग्ड ऑफ बाय दोज हु वांटेड एन आइडियोलॉजी और सेल्फ इमेज. तो फिलोसफी जिस तरीके से उसको डेवलप होना चाहिए था वैसे वो डेवलप नहीं हो पाया. वो बहुत ज़्यादा उसको साइंटिफिक बनाने के चक्कर में वो कल्चर के साथ कम होने लगा, उसमें अपने ही खुद के कुछ ट्रेडिशनल प्रिटेंशंस आ गए, सुपरस्टिशंस ऐड हो गए, जिसकी वजह से लोग उसको कनेक्ट नहीं कर पाए. It is against this background that we should see the work of the three most important philosophers of a century, Wittgenstein, Heidegger and Dewey. Each tried in his early years to find a new way of making philosophy foundational, a new way of formulating an ultimate context for thought. Wittgenstein tried to construct a new theory of representation which would have nothing to do with mentalism. तो अब क्या हुआ कि Wittgenstein, Heidegger and Dewey, इन तीनों फिलोसोफर्स ने बहुत वर्क किया एंड देयर वर्क वाज रियली कंसिडर्ड, क्योंकि उनका इन तीनों फिलोसफी का वर्क जो था वो सच में कुछ चेंज ला पाया. उन्होंने फ़िलोसफी को एक नई डायरेक्शन दी उस समय में जब फ़िलोसफी एक तरीके से डिक्लाइन के स्टेट में था, या जिस तरीके से फिलोसोफर्स कांट, डेस्कार्ट्स, लॉक उसको डेवलप होते देखना चाहते थे वो वैसे डेवलप नहीं हुआ. तो विटकिंस्टीन ने एक नई थ्योरी बनाई रिप्रेजेंटेशन की जिसका मेंटलिज्म से कोई लेना देना नहीं था. मेंटलिज्म इज़ अ फिनोमेना जो कि आप सर्च अप कर सकते हैं, which is again considering all that mind and representation and knowledge, all that stuff. Heidegger to construct a new set of philosophical categories which should have nothing to do with science, epistemology. मतलब हाइडेगर ने नई ही फिलोसफी की कैटेगरीज बनाई जिसका साइंस, एपिस्टेमोलॉजी से कोई लेना देना नहीं था. और द कार्टेशियन quest for certainty and Dewey to construct a naturalized version of Hegel's vision of history. Each of the three came to see his earlier effort as self-deceptive as an attempt to retain a certain conception of philosophy after the notions needed to flesh out of the conception. The 17th century notions of knowledge and mind had been discarded. Each of the three in his later work broke free of the Kantian conception of philosophy as foundational and spent his time warning us against those very temptations to which he himself had once succumbed. तो इन तीनों philosophers ने एक तरीके से एक revolution लेकर आया philosophy में, जहाँ पे वो Kantian notion से break free हो गए. कांट ने जिस तरीके से knowledge and epistemology and उस सब के बारे में बात की थी, माइंड के बारे में बात की थी कि how philosophy is foundational, epistemology में, knowledge में, उनसे ये तीनों फिलोसोफर्स ब्रेक फ्री हो गए. उन्होंने अपने खुद के रेवोल्यूशनरी न्यू नोशंस क्रिएट करे माइंड एंड नॉलेज को लेकर. तो दस देयर लेटर वर्क इज, मतलब अर्लियर तो दे वर टाइड टू द कांशियन नोशंस, लेकिन बाद में जब उन्होंने अपनी थ्योरीज को रिवाइज किया, जब उन्होंने न्यू वर्क्स प्रोड्यूस करे, दैट इज़ व्हेन इट हैपेंड. दस देयर लेटर वर्क इज थेरेपेटिक रादर दैन कंस्ट्रक्टिव, edifying rather than systematic, designed to make the reader question his own motives for philosophizing rather than to supply him with a new philosophical program. तो इनके जो लेटर ये तीनों वर्क्स थे, ये क्या थे? ये वर्क्स कंस्ट्रक्टिव थे. ये it helped the person reading to construct his own theory, to understand, edify करना, to actually improve
उसको नई तरीके से इंटरप्रेट करना, एंड टू क्वेश्चन हिज ओन मोटिव्स ऑफ फिलोसफाइजिंग कि वाई आर यू एक्चुअली फिलोसफिंग, व्हाट इज़ द गोल ऑफ इट ऑल. तो एक फ़िलोसफी को नई डायरेक्शन, एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी एंड ओपन माइंडेड डायरेक्शन मिली ड्यू टू दीज थ्री philosophers. Wittgenstein, Heidegger and Dewey are in agreement that the notion of knowledge as accurate representation made possible by special mental processes and intelligible through a general theory of representation needs to be abandoned. तो ये तीनों philosophers agreement में थे कि ये जो हम अभी तक हम ट्रेडिशनल नोशंस को फॉलो कर रहे थे, मतलब नॉट हम बट अभी तक वो लोग जिस ट्रेडिशनल नोशन को फॉलो कर रहे थे, फ्लॉक, डिस्कार्ड्स एंड कांट की नॉलेज एक रिप्रेजेंटेशन है हमारी पूरी उसका कि जो हम बाहर देखते हैं इसमें स्पेशल मेंटल प्रोसेसेस होती है, एक माइंड है, ये है वो है, इन सबको छोड़ना पड़ेगा. तीनों के लिए द नोशंस ऑफ फाउंडेशंस ऑफ नॉलेज एंड ऑफ फिलोसफी इज रिवॉल्विंग अराउंड द कार्टेशियन अटेम्प्ट टू आंसर द एपिस्टेमोलॉजिकल स्केप्टिक आर सेट असाइड. Further, they set aside the notion of the mind common to Descartes, Locke and Kant as a special subject of study located in inner space containing elements or processes which make knowledge possible. तो तीनों ने ही माइंड की स्टडी को अबैंडन कर दिया. माइंड जो कि एक इंटरनल चीज़ है जो हमारे अंदर प्रेजेंट है, जो मेंटल प्रोसेसेस जिसमें काम होते हैं, उसको अबैंडन कर दिया. दिस इज़ नॉट टू से दैट दे हैव ऑल्टरनेटिव थ्योरीज ऑफ नॉलेज और फिलोसफीज ऑफ माइंड. दे सेट aside epistemology and metaphysics as possible disciplines. I say set aside rather than argue against because their attitude toward the traditional problematic is like the attitude of 17th century philosopher toward the scholastic problem. तो ऐसा नहीं कि उन्होंने इसकी बजाय दूसरी फिलोसफीज़ या दूसरे मेथड्स प्रोवाइड करे. उनकी थ्योरीज वर नॉट ऑल्टरनेटिव थ्योरीज. उन्होंने सेट असाइड कर दिया, मतलब एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स. एपिस्टेमोलॉजी इज़ व्हाट क्वेश्चंस अबाउट नॉलेज, मेटाफिजिक्स इज क्वेश्चन अबाउट द बीइंग एंड द यूनिवर्स. इन सब कैटेगरीज को उन्होंने साइड में रख के उन्होंने एक नए थॉट को, एक नई कैटेगरी को जन्म दिया. हमने हाइडेगर का पढ़ा व्हाट इज़ कॉल्ड थिंकिंग, where he is talking about how we first need to learn to think. पहले हमें खुद लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि सोचा कैसे जाता है और क्या चीज़ है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए. तो ये एपिस्टेमोलॉजी या मेटाफिजिक्स से बहुत ही अलग चीज़ है. एक अलग डायरेक्शन को इन तीनों ने एक अलग कैटेगरी को बर्थ किया इन तीनों ने. They do not devote themselves to discovering false propositions or bad arguments in the works of their predecessors. Rather, they glimpse the possibility of a form of intellectual life in which the vocabulary of philosophical reflection inherited from the 17th century would seem as pointless as the 13th century philosophical vocabulary had seemed to the Enlightenment. To assert the possibility of a post-Kantian culture, one in which there is no all-encompassing discipline which legitimizes or grounds the others, is not necessary to argue against any particular Kantian doctrine, any more than to glimpse the possibility of a culture in which religion either did not exist or had no connection with science or politics is necessarily to argue against Aquina's claim that God's existence can be proved by natural reason. तो Wittgenstein, Heidegger और Dewey had brought us into a period of revolutionary philosophy. एक नया ही thought उन्होंने revolution उन्होंने वो करा है. Sorry, where we they do not devote themselves to discovering false propositions, bad arguments. No, नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं किया कि उन्होंने ऑल्टरनेटिव थ्योरीज प्रोवाइड की जिसमें अगेन जो प्रोपोजिशंस, जो मेथड्स, जो अग्रीमेंट्स उन्होंने पुट फॉरवर्ड किए वो गलत थे, फॉल्स थे, वट एवर. दे glimpse the possibility of a form of intellectual life in which the vocabulary of a philosophical reflection inherited from the 17th century was seen as pointless. So उन्होंने they also gave birth to a completely new vocabulary. जैसे हम thought की बात कर रहे हैं all of that stuff जो Heidegger और इनकी बात कर रहे हैं, तो they gave birth to a very new philosophical vocabulary, a new dictionary in the subject, in the discipline. तो इट्स नॉट कि वो स्पेसिफिकली उन्होंने कांट के अगेंस्ट आर्ग्यू करा या डेस्कार्ट्स के अगेंस्ट आर्ग्यू करा. नो, बट दे सिंपली सेट देम असाइड. उनकी थ्योरीज को सेट असाइड करके दे गेव बर्थ टू न्यूअर रेवोल्यूशनरी फिलोसॉफिकल थ्योरी. By introducing new maps of the terrain, the whole panorama of human activities, we simply do not include those ventures which previously seemed to dominate. तो जो पहले उनसे पहले तक लॉक एंड डिस्कार्ट्स के टाइम तक, या मतलब इन तीनों फिलोसोफर्स के पहले तक जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, डिमांड में थे, उनके बारे में ना करते हुए दे टॉक्ड अबाउट न्यूअर एरिनाज. तो ऐसा नहीं कि उन्होंने कांट को के अगेंस्ट आर्ग्यू करा या डेस्कार्ट्स के अगेंस्ट आर्ग्यू करा. नो, दे सिंपली पुट इट असाइड. उनकी जो थ्योरीज थी या उनके जो टेरेन्स थे उसको सिंपली पुट असाइड करके दे मेड देयर ओन न्यू टेरेन्स जिनको उन्हें फील हुआ कि दिस इज़ समथिंग जिसके ऊपर हमें फोकस करना ज़रूरी है. दिस बुक इज़ अ सर्वे ऑफ सम रीसेंट डेवलपमेंट्स इन फिलोसफी, स्पेशली
study analytic philosophy from the point of view of the anti-Kantian and anti-Kantian revolution which I've just described. तो हम जो ये analytical philosophy पढ़ेंगे इस book में, analytical is something which is of course based on जो कि based on intuitive knowledge, not at all based on experience. तो ये बुक जो है वो उस एनालिटिकल फिलोसफी को डिस्कस कर रही है, और ये एंटी कार्टेशियन है यानी एंटी डेस्कार्ट्स है. इसमें डेस्कार्ट्स भी नहीं है और कांट के भी कोई व्यूज़ नहीं है. द एम ऑफ द बुक इज़ टू अंडरमाइन द रीडर्स कॉन्फिडेंस इन द माइंड इज समथिंग अबाउट विच one should have a philosophical view. In knowledge is something about which there ought to be a theory and which is foundations, and in philosophy as it has been conceived since Kant. Thus the reader in search of a new theory on any of the subject discussed will be disappointed. तो इस पूरी बुक में कहीं पर भी आपको माइंड या नॉलेज या मेंटल प्रोसेसेस इन सभी के बारे में बात नहीं मिलेगी. Although I discuss solutions to the mind body problem, this is not in order to propose one but to illustrate why I do not think there is a problem. तो वो इसके ऊपर बात करते हैं, माइंड बॉडी के ऊपर बात करते हैं, बट इट्स नॉट टू कि उसके बारे में ऐसे बात नहीं करते, बट ये दिखाने के लिए कि ये माइंड बॉडी प्रॉब्लम एक्चुअली में एज अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं कर रही है. तो व्हाट रिचर्ड रॉटी इज़ डूइंग इज दैट ही इज़ फॉलोइंग द स्टेप्स ऑफ द थ्री फिलोसोफर्स विटगेनस्टीन, हाइडेगर एंड डेवी. एंड इन तीनों फिलोसोफर्स के स्टेप्स को फॉलो करते हुए उन्होंने अपनी इस बुक में फिलोसफी एंड द मिरर ऑफ नेचर में बहुत ज़्यादा नॉलेज या मेंटल प्रोसेसेस या माइंड जो उसके ट्रेडिशनल नोशंस थे जो डेस्कार्ट्स या कांट फॉलो करा था उसके बारे में उन्होंने बात नहीं की है. Again, although I discuss theories of reference, I do not offer one but offer only suggestions about why the search for such a theory is misguided. तो वो थ्योरी ज़रूर देते हैं, बट उनका ये भी कहना है कि इन थ्योरीज़ के बारे में सर्च करना इज़ जस्ट मतलब नॉट अबाउट इट. इनके बारे में सर्च करने से कोई मतलब नहीं होगा. I most admire, thus the book, like the writings of the philosophers I most admire, is therapeutic rather than constructive. The therapy offered is nevertheless parasitic upon the constructive efforts of the very analytic philosophers whose frame of reference I am trying to put in question. Thus most of the, तो ये of course this is therapeutic. Therapeutic is not in the sense कि आपको बहुत नई नई theories दे रहा है, नई नई चीज़ें ला कर दे रहा है, that you have to think about it a lot. No, it is simply a different way of putting things, जिससे हमें एक new direction मिलती है, new approach मिलती है. So he does offers theories of reference, but he just uses them to reference कि क्यों ये theories of reference के बारे में हमें नहीं जानना चाहिए, मतलब नहीं पढ़ना चाहिए. The book, like the writings of the philosophers I most admire, is therapeutic rather than constructive. The therapy offered is nevertheless parasitic upon the constructive efforts of the very analytic philosophers whose frame of reference I'm trying to put in question. So the philosophers जिनको वो reference करना चाह रहा है, Heidegger, Dewey and Wittgenstein. Thus, most of the particular criticisms of the tradition which I offer are borrowed from such systematic philosophers as Sellers, Quine, Davidson, Ryle, Malcolm, Kuhn, and Putnam. I am as much indebted to these philosophers for the means I employ as I am to Wittgenstein, Heidegger, and Dewey for the ends to which these means are put. I hope to convince the reader that the dialectic within analytic philosophy, which has carried philosophy of mind from broad to smart philosophy of language, from Frege to Davidson, which has carried philosophy of mind from broad to smart, philosophy of language from Frege to Davidson, epistemology from Russell to Sellers, and philosophy of science from Carnap to Kuhn. It needs to be carried a few steps further. These additional steps, तो मतलब basically कि what he will be doing is कि ये इन philosophers को discuss करेगा और इनके steps में आगे और ज़्यादा development करना चाहेगा. These additional steps, I think, will put in a position to criticize the very notion of analytical philosophy and indeed of philosophy itself as it has been understood since the time of Kant. तो analytical philosophy को बहुत carefully scrutinize and criticize करा जाएगा, जैसे कि Kant के time में जिस analytical philosophy की हम बात करते थे. From the standpoint I am adopting, indeed, the difference between analytic and other sorts of philosophy is relatively unimportant, a matter of style and tradition rather than a difference of method or of first principles. The reason why the book is largely written in the vocabulary of contemporary analytic philosophers and with reference to problems discussed in the analytic literature is merely autobiographical. They are the vocabulary and the literature with which I am most familiar and to which I had grasp I have of philosophical issues. Had I been equally familiar with other contemporary modes of writing philosophy, this would have been a better and more useful book, although an ever longer one. So, of course, his language is contemporary analytic philosophy. जैसे कि ये बोल रहा है कि हम लोग what he will be doing in the course of the book is not the traditional approach to philosophy. जो traditional approach होती है philosophy की उस तरफ वो नहीं work करेगा. जैसे कि analytical philosophy, synthetic analytical judgments and analytic philosophy जो कि कांट के टाइम से चलती आ रही है, so that is not what he will be working at towards. But
ही विल बी यूजिंग दैट वोकेबुलरी, उसी लैंग्वेज का यूज़ होगा, बिकॉज उसी लैंग्वेज में उसने अपना बहुत कुछ पढ़ाया है, मतलब पढ़ा है, एंड सो ही इज़ मोस्ट फेमिलियर विद दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. As I see it, the kind of philosophy which stems from Russell to Frege is like classical Husserlian phenomenology, simply one more attempt to put philosophy in the position which Kant wished it to have, that of judging other areas of culture on the basis of its special knowledge of the foundations of these areas. Analytic philosophy is one more variant of Kantian philosophy, a variant marked principally by thinking of representation as linguistic rather than mental, and a philosophy of language rather than transcendental critique, or psychology is the discipline which exhibits the foundations of knowledge. So analytical philosophy जो है, of course it's a variant of Kantian philosophy, उसी का एक we can say not an extended version exactly, but yeah, a version of that only, जो कि which is used to convey in terms of vocabulary, in terms of language, and not बहुत ज़्यादा mental processes और mind. और इसकी comparison में analytical philosophy, what does it do is basically वट एनालिटिकल फ़िलोसफी इज़, उसका मतलब देखिए बेसिक मतलब क्या होता है, जैसे कि नाम बताए एनालिटिकल फ़िलोसफी, मतलब कि जो कि एनालिसिस के ऊपर बेस्ड हो, कि वेरी मच ऑन एनालिसिस एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड इंटरप्रिटेशन, उसके ऊपर जो बेस्ड हो वो होती है एनालिटिकल फ़िलोसफी. सो एंड अ फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज rather than transcendental critique, or psychology is a discipline which exhibits the foundations of knowledge. This emphasis on language, I shall be arguing chapters 4 and 6, does not essentially change the Cartesian-Kantian problematic and does not really give philosophy a new self-image. For analytic philosophy still committed to the construction of a permanent neutral framework for inquiry and thus for all of culture. तो एनालिटिक फिलोसफी का एम क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क कंस्ट्रक्ट करना जो एक गाइडिंग प्रिंसिपल बन सके फॉर द डिफरेंट कल्चर्स, उनके एनालिसिस के लिए, उनकी स्टडी के लिए. It is the notion that human activity and inquiry, the search for knowledge in particular, takes place within a framework which can be isolated prior to the conclusion of inquiry. A set of propositions discoverable a priori, which links contemporary philosophy to Descartes, Locke, Kant tradition. तो analytical philosophy का क्या मतलब कि हम एक presupposed set of propositions ले रहे हैं, एक presupposed objective framework ले रहे हैं, और उसी objective framework के basis पर हम फिर हम लोग किसी भी चीज़ को डिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं. सो इट इज़ ह्यूमन एक्टिविटी एंड इंक्वायरी, सर्च फॉर नॉलेज विद इन अ फ्रेमवर्क, हम ये सारा काम कर रहे हैं, और वो फ्रेमवर्क हम प्री डिफाइन कर रहे हैं. तो जैसे एनालिटिक फिलोसफी में वो प्री डिफाइंड फ्रेमवर्क जो होगा वो बहुत कुछ एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के ऊपर बेस्ड होगा. For the notion that there is such a framework only makes sense if we think of this framework as imposed by the nature of the knowing subject, by the nature of his faculties, or by the nature of the medium within which it works. So analytical philosophy जो है ये a priori based होती है, यानी कि this is something that it is what it is, based on intuition, it is based not on experience, इंडिविजुअल के ऊपर बेस नहीं होती. और ये एनालिटिकल फिलोसफी में जो हम फ्रेमवर्क को ही सेट करते हैं, जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल द इंक्वायरी ऑफ नॉलेज के बारे में अगर हम सपोज बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम जो भी फ्रेमवर्क सेट करेंगे, सेट ऑफ प्रोपोजिशन सेट करेंगे टू स्टडी अबाउट नॉलेज, वो सेट ऑफ प्रोपोजिशन विल बी बेस्ड ऑन ए प्रायोरी. एंड इसी वजह से जो हमारा थीम होता है जिसके ऊपर हम लोग इंक्वायरी करने वाले हैं, बेसिकली वो है हमारा सब्जेक्ट, जो नेचर प्रोवाइड करता है कि हमारा फ्रेमवर्क कैसा होगा. तो इट डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट. The very idea of philosophy is something distinct from science would make little sense without the Cartesian claim that by turning inward we could find ineluctable truth, and the Kantian claim that this truth imposes limits on the possible results of empirical inquiry. The notion that there could be such a thing as foundations of knowledge, all knowledge in every field, past, present and future, or a theory of representation, all representation in familiar vocabularies, and those not yet dreamed of, depends on the assumption that there is some such a priori constraint. तो ये नोशन होना कि नॉलेज की एक्चुअल में फाउंडेशन है, जिसे हम पता लगा सकते हैं व्हाट इज़ नॉलेज, हाउ इट इज़ कंस्ट्रक्टेड, उसका सोर्स क्या है, हाउ इट इज़ मेड अप ऑफ, वो नॉलेज हम तक कैसे पहुंचती है, हम तक रिवील होती है, हमें पहले से पता है.
और अ थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जिसके हमने बोला था कि नॉलेज क्या है। नॉलेज इज़ बेसिकली कि आप जिस चीज़ को जानते हो आप उसको कितना बेटर रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, उसको नॉलेज अगर हम कहेंगे। तो ऑल रिप्रेजेंटेशन इन familiar vocabularies and those not yet dreamed of depends on the assumption that there is such a priori constraint. If we have a Davian conception of knowledge as what we justified in believing, then we will not imagine that there are enduring constraints on what can count as knowledge, since we will see justification as a social phenomena rather than a transaction between the knowing subject and reality. तो अगर हम देखें कि justification, if we look in the through the Davian conception of knowledge as what we are justified in believing, then we will not imagine that there are enduring constraints on what can count as knowledge, since we will see justification as a social phenomena rather than a transaction between the knowing subject and reality के एक्चुअली में रियलिटी क्या है और जो हमारा सब्जेक्ट है जिसे हम जानने वाले हैं, जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है, द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ओके, दैट थिंग एंड द रियलिटी, उसके बीच का जो ट्रांजैक्शन होता है कि व्हाट एक्चुअली इज़ द रियलिटी एंड हाउ आर यू प्रेजेंटिंग दैट रियलिटी, वो होता है नॉलेज। तो हम जस्टिफिकेशन उन दोनों के बीच का एक ट्रांजैक्शन होना चाहिए। इफ़ वी हैव अ विटगेन्स्टीनियन नोशन ऑफ लैंग्वेज इज टूल रादर दैन मिरर, we will not look for necessary conditions of the possibility of linguistic representation. If we have a Heideggerian conception of philosophy, we will see the attempt to make the nature of the knowing subject a source of necessary truths as one more self-deceptive attempt to substitute a technical and determinate question for that openness or to strangeness which initially tempted us to begin thinking. जैसे विटकिंस्टीनियन नोशन ऑफ लैंग्वेज क्या होगा, विटकिंस्टीन का कहना था कि एक जो लैंग्वेज है, कोई भी अगर मान लीजिए अगर एक वर्ड ही है तो लैंग्वेज एक तो बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बहुत क्विकली अपने आप को ढाल सकता है, बहुत अलग तरीक़ों से लैंग्वेज का जो है वो यूज़ हो सकता है, ठीक है। एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करते हुए वो अलग अलग चीज़ें कन्वे कर सकता है। एक ही वर्ड हो सकता है कि एक सेंटेंस में क्या बोल रहा है, दूसरे सेंटेंस में उसका कंप्लीटली अपोजिट बोल रहा है। तो अगर हमारे पास नॉलेज है कि विटगेन्स्टीन जिस नोशन ऑफ लैंग्वेज की बात कर रहा है, अगर मान लीजिए हमारे पास उस लैंग्वेज की हमारे पास नॉलेज मतलब उस नोशन ऑफ लैंग्वेज की नॉलेज है, या जिस तरीके से विटगेन्स्टीन लैंग्वेज को पोर्ट्रे करा था मान लीजिए उसकी नॉलेज है, तो फिर हमें लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन के लिए अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वी ऑलरेडी हैव व्हाट वी नीड विद अस फॉर द लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ थिंग। उसको बोल करके भी किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास ऑलरेडी इनफ वर्ड्स एंड वोकैबुलरी इकट्ठा हो जाएंगे। One way to see how analytical philosophy fits within the traditional Cartesian and Kantian pattern is to see traditional philosophy as an attempt to escape from history, an attempt to find non-historical conditions of any possible historical development. कि मतलब हम कैसे एनालिटिकल डेवलपमेंट को कार्टेशियन और कांशियन फ्रेमवर्क में हम उसको कैसे पुट इन कर सकते हैं, कैसे उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इट इज़ टू सी ट्रेडिशनल फिलोसफी एज एन अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम हिस्ट्री, कि कुछ हिस्ट्री से निकल कर कुछ नॉन हिस्टोरिकल जस्ट फैक्ट्स के ऊपर बेस ना करके एंड टू एक्चुअली ट्राई समथिंग न्यू, उसको सिर्फ जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स बट उसके एनालिसिस, उसके इंटरप्रिटेशन की बात करना, कि नॉन हिस्टोरिकल कंडीशन को हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के लिए फिट इन कर रहा है, यानी कि सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर बेस ना करके उसको री इंटरप्रेट करके अलग सेटिंग्स में फिट करना। From this perspective, the common message of Wittgenstein, Dewey, and Heidegger is a historicist one. Each of the three reminds us that investigations of the foundations of knowledge or morality or language or society may be simply apologetics, attempts to eternalize a certain contemporary language game, social practice, or self-image. तो तीनों का एक तरीके से जो तीनों की स्टडीज़ है, तीनों की फ़िलासफ़ीज़, वो हमें क्या रिमाइंड कराती है कि अगर हम नॉलेज की फाउंडेशंस के ऊपर वर्क कर रहे हैं, उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, या चाहे वो नॉलेज हो, मोरालिटी हो, सोसाइटी हो, लैंग्वेज, जैसे कि क्योंकि क्या था ना, देखिए बात ये हो रही है कि विटगेन्स्टीन, डेवी, हाइडेगर के पहले तक जो कांशियन या जो कार्टेशियन थिंक फॉलो हो रहा था कि बस वो मोरालिटी हो गई, नॉलेज हो गई, ये मेन इश्यूज़ थे जिनके ऊपर वर्क किया जाता था, जिनके फाउंडेशंस और फंडामेंटल्स ऑफ नॉलेज एंड मोरालिटी, व्हाट इज़ मॉरल, व्हाट इज़ नॉट मॉरल, रिलीजन, साइंस, इन्हीं के ऊपर डिबेट्स चलते थे। सो तीनों के आने से नए टॉपिक्स ऑफ डिस्कशंस इमर्ज हुए इन द स्टडी ऑफ फिलोसफी। कैन अपार्ट फ्रॉम दिस और नए टॉपिक्स जो है वो, सो दे रिमाइंड अस कि जस्ट इट्स नॉट नेसेसरी कि यही वो
टॉपिक्स हो जिनके ऊपर हम फोकस करें, यही वो एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट हो जिसके ऊपर हम वर्क करें. फिलोसफी कैन बी मच मोर. The moral of this book is also historicist, and the three parts into which it is divided are intended to put notions of mind, knowledge, and philosophy. So, if I'm not wrong, mind for Wittgenstein, knowledge for Dewey, and philosophy of Heidegger. So, conception of philosophy Heidegger ki, notion of mind for Wittgenstein, and notion of knowledge for Dewey. Part 1 is concerned with philosophy of mind, and in chapter 1 I try to show that the so-called intuitions which lie behind Cartesian dualism are ones which have a historical origin. तो what part 1 में वो रिवील करने की कोशिश कर रहे हैं कि डिस्कार्स जिनकी बात करता है, जैसे कि अगर डिस्कार्स फॉर एग्जांपल हमने डिस्कार्स के बारे में पढ़ा था कि हाउ ही स्टार्ट्स विद पुटिंग एवरीथिंग इन डाउट. हर चीज़ को उन्होंने डाउट में डाला कि लेट्स स्टार्ट विद डाउट, लेट्स डाउट एवरीथिंग. वहाँ से हम खोज में निकलते हैं सच की. तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि व्हाट डेस्कार्ट्स हैज सेड इज़ कि ये इंट्यूटिव है, ये हम अंदर से करें, हम इट इज़ समथिंग इंट्यूटिव कि वी हैव टू सर्च फॉर द ट्रूथ, फॉर द सर्टन डेफिनेट थिंग. तो ये ही इज़ ट्राइंग टू बर्स्ट द बबल रॉटी कि ऐसा नहीं है कि दिस इज़ इंट्यूटिव, दिस इज़ समथिंग गिवन टू अस. इसका हिस्टोरिकल ओरिजिन है. देयर इज़ अ रीज़न कि वाई डेस्कार्ट्स इज टॉकिंग अबाउट द ट्रूथ एंड द डेफिनेट एंड दिस एंड दैट. In chapter 2, I try to show how these intuitions would be changed if physiological methods of prediction and control took the place of psychological methods. तो यही कि वो intuitions जो हमें लगता है वो very liable to change है. That means what he is trying to say is कि ये जो philosophy का arena है, it is not controlled by something कि कोई एक superficial transcendental being या not something like that. It is controlled by humans, controlled because of the different physiological conditions, psychological conditions. उन वजह से ये control रहा है. तो जो हमें intuitive लग भी रहा है, it's not actually or completely intuitive, completely instinct नहीं है वो. Part 2 is concerned with epistemology and with recent attempts to find successor subjects to epistemology कि कैसे epistemology को completely change ना भी करते हुए, completely छोड़ते ना भी हुए, and to set it aside and look for newer areas. Chapter 3 describes the genesis of the notion of epistemology in the 17th century and its connection with the Cartesian notions of mind discussed in Chapter 1. It presents theory of knowledge as a notion based upon a confusion between the justification of knowledge claims and their causal explanation, between roughly social practices and postulated psychological processes. So we are not concerned with part 1, part 2. हमारा the syllabus for this is हमारा part 3, which is the last chapter जो है हमारा, that is chapter philosophy without mirror. वो हमारा basically है. So, chapter 4 is the central chapter of the book, the one in which the ideas which led to its being written are presented. These ideas are those of Sellers and Queen, and in the chapter in that chapter 1, in that chapter I interpret Sellers' attack on givenness and Queen's attack on necessity as the crucial steps in undermining the possibility of a theory of knowledge. कि theory of knowledge में givenness की something चलो ठीक है हमें ला कर दे दिया गया है, it's not intuitive completely. The holism and pragmatism common to both philosophers and which they share with the later Wittgenstein are the lines of thought with analytic philosophy which I wish to extend. I argue that when extended in a certain way, they let us see truth as, in James' phrase, what is better for us to believe. कि when worked upon it, कि जैसे truth को intuitive दिखाया जाता है, तो ट्रूथ का ये है कि ओके जैसे कि जेम्स ने कहा था कि विच इज़ बेटर फॉर अस टू बिलीव कि instead of believing what is false या what is wrong, it's better कि हम truth को believe कर लें rather than as the accurate representation of reality. तो बस मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम जैसा है उसी को वैसे के वैसे हम represent करें. उससे better है कि जो हमारे लिए better होगा हम उसके ऊपर rely करें. Or to put the points less provocatively, they show us that the notion of accurate representation is simply an automatic and empty compliment which we pay to those beliefs which are successful in helping us to do what we want to do. In chapters 5 and 6, I discuss and criticize what I regard as reactionary attempts to treat empirical psychology or philosophy of language as successor subjects to epistemology. I argue that only the notion of knowledge as accuracy of representation persuades us that the study of psychological processes or of language का media of representation can do what epistemology failed to do.
तो येस दिस इज़ ट्रू कि रॉटी ने एक बहुत ही अपनी डिवाइसिव वोकेबलरी, एक्सटेंसिव वोकेबलरी डेवलप की थी. ही हैज़ वर्कड अ लॉट ऑन लैंग्वेज, द फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज, एडिफिकेशन वगैरह, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रॉटी ने वर्क किया था कि कैसे only the notion of knowledge is accuracy of representation. Persuades us that the study of psychological processes or language, qua media of representation, can do what epistemology failed to do. तो जो सर्च फॉर हम नॉलेज या फाउंडेशंस ऑफ नॉलेज की हम जिसकी बात कर रहे हैं, उससे इज समथिंग जिसको सब्सटीट्यूट किया जा सकता है, मतलब उस मेथड को सब्सटीट्यूट किया जा सकता है विद द नोशन ऑफ लैंग्वेज एंड द यूज़ ऑफ लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन के लिए. द मॉरल ऑफ पार्ट 2 एज अ होल इज दैट द नोशन ऑफ नॉलेज एज द असेंबलेज ऑफ एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन इज ऑप्शनल. कि सिर्फ नॉलेज के ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल एपिस्टेमोलॉजी, फाउंडेशंस ऑफ नॉलेज के ऊपर ही वर्क करते रहो. अगर एपिस्टेमोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत लंबे समय से हैज़ बीन इन डिस्कशन एंड स्टिल वी आर नॉट एबल टू रीच टू सम प्लेस, तो उस मेथड को स्विच किया जा सकता है टू समथिंग जो ज़्यादा डेफिनेट हो, ज़्यादा कॉन्क्रीट हो. That it may be replaced by a pragmatist conception of knowledge. एक pragmatist conception of knowledge का मतलब है कि with a more practical form of knowledge, सिर्फ theory के ऊपर ना रखकर उसको और ज़्यादा practical बना देना knowledge को, which eliminates the Greek contrast between contemplation and action, between representing the world and coping with it. A historical epoch dominated by Greek ocular metaphors may, I suggest, yield to one in which the philosophical vocabulary incorporating these metaphors seems as quaint as the animistic vocabulary of pre-classical times. In part 3, I take up the idea of philosophy more explicitly. तो हमने देखा कि पार्ट 1 में माइंड, पार्ट 2 में नॉलेज, एंड पार्ट 3 जो हमारा मेन कंसर्न है फॉर दिस कोर्स ऑफ द पेपर, दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट फिलोसफी विदाउट मिरर, जो कि पार्ट 3 का एक पार्ट है. चैप्टर 7 जो है वो इंटरप्रेट करता है द ट्रेडिशनल डिस्टिंक्शन बिटवीन द सर्च फॉर ऑब्जेक्टिव नॉलेज एंड अदर लेस प्रिविलेज्ड एरियाज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एज merely द डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉर्मल डिस्कोर्स एंड अबनॉर्मल डिस्कोर्स. तो जो हम हमेशा एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, ऑब्जेक्टिव सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क के बारे में बात करते रहते हैं, विच इज़ अनचेंजेबल, विच आर सेट इन प्लेस, जो प्री सपोज्ड प्रोपोजिशंस की बात करते हैं उसमें, एंड देन द नॉर्मल एंड अबनॉर्मल डिस्कोर्स उसके बारे में. Normal discourse, a generalization of Kuhn's notion of normal science, is any discourse, scientific, political, theological, whatever, which embodies agreed upon criteria for reaching agreement. Abnormal discourse, तो normal discourse का मतलब क्या है? कोई भी लैंग्वेज हो अगर, तो normal discourse का मतलब कि प्री सपोज नोशंस के ऊपर वर्क करना, पहले से बनाए हुए फ्रेमवर्क के ऊपर वर्क करना. एंड abnormal discourse का मतलब होता है कि उसमें कोई भी प्री सपोज नोशन, प्री सपोज क्राइटेरिया नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है, वो रिएक्टिव होता है, इट रिएक्ट्स टू द प्रेजेंट सिचुएशन and the circumstances. Sorry, where was I? I argue that the attempt, which has defined traditional philosophy to explicate rationality and objectivity in terms of conditions of accurate representation, is a self-deceptive effort to eternalize the normal discourse of the day, and that since the Greek philosophy self-image has been dominated by this attempt. तो for a very long time, बहुत लंबे समय से ये नॉर्मल डिस्कोर्स ही डोमिनेटिंग रहा है, लेकिन कि एक प्री सपोज सेट होना चाहिए, नोशंस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ होना चाहिए, ये काफ़ी लंबे समय से डोमिनेटिंग रहा है. लेकिन एक्चुअली में ये सिर्फ सेल्फ डिसेप्टिव है. दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू कि ऐसा कुछ होगा कि नॉर्मल डिस्कोर्स ही हमें फॉलो करना पड़ेगा, विच इज़ इसी रीज़न की वजह से इसको नॉर्मल एंड द अदर डिस्कोर्स को एबनॉर्मल कहा गया है. इट्स नॉट बिकॉज उसकी एटिमोलॉजी वैसी है, बट उसका क्योंकि नॉर्मल डिस्कोर्स वही है जो बहुत लंबे समय से फॉलो किया जा रहा है. In chapter 8, I use some ideas drawn from Gadamer. So yes, that is also there. The philosophy without mirror, which is our syllabus for this course, उसमें he has very much emphasized on Gadamer and its truth and method. So and Sartre and also Sartre to develop a contrast between systematic and edifying philosophy. What is systematic philosophy? What is edifying philosophy? Edification, hermeneutics. And to show how abnormal philosophy, which does not conform to the traditional Cartesian Kantian matrix, is related to normal philosophy. कि कैसे जो normal discourse रहा है, जो normal philosophy रहा है, वो कैसे एबनॉर्मल के साथ भी करें, एबनॉर्मल कैसे नॉर्मल के साथ कनेक्टेड है. कि नॉर्मल जब तक जो रहा है कि हमें सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क, सेट ऑफ प्री सपोज नोशन, इनके साथ जो वर्क करें कि हमने एक सेट फॉर्म कर लिया, हमने प्री सपोज कर लिया, एंड दस हम उसी फ्रेमवर्क के अंदर वर्क कर रहे हैं, हम उसके बियॉन्ड देख नहीं पा रहे हैं, वो एक बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, उसी बॉक्स के अंदर सारा काम कर रहे हैं.
I present Wittgenstein, Heidegger, and Dewey as philosophers whose aim is to edify, to help their readers or society as a whole break free from outworn vocabulary and attitudes rather than to provide grounding for the intuitions and customs of the present. तो बहुत कुछ ये है कि रॉटी की जो ये पूरी ऑफकोर्स अभी तक आप समझ रहे होंगे कि ट्रेडिशन से ब्रेक फ्री होकर एक न्यू इंटरप्रिटेशन, एक न्यू एरा के बारे में बात करें तो चैप्टर 8 में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे एडिफिकेशन हमारे लिए ज़रूरी है, जो प्रेजेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को ब्रेक फ्री करके एक नई इंटरप्रिटेशन की तरफ हम मूव कर रहे हैं. I hope that what I have been saying has made clear why I chose philosophy and the mirror of nature. तो मिरर ऑफ नेचर का मतलब आप समझ गए होंगे कि मिरर ऑफ नेचर का मतलब कि फिलोसफी इज़ व्हाट, इट इज़ अ मिरर ऑफ द नेचर, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचर जिसकी स्टडी हम करते हैं. तो रिप्रेजेंटेशन, उसको एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करना, उसको एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करना मतलब उसको समझना. दैट मीन्स फिलोसफी इज़ द सब्जेक्ट जो नेचर के सबसे करीब है, यू नो, उसको सबसे एक्यूरेटली पोर्ट्रे कर सकती है और उसके बारे में सबसे एक्यूरेटली स्टडी कर सकती है. एज अ टाइटल, इट इज़ पिक्चर्स रादर देन प्रोपोजिशंस, मेटाफर्स रादर देन स्टेटमेंट्स which determine most of our philosophical convictions. The picture which holds traditional philosophy captive is that of the mind as a great mirror containing various representations. कि हमारा जो mind है वो क्या है? It's a slate. The mind is a slate. It's a blank canvas जिसके ऊपर हमारा नेचर, नॉलेज, ये सब रिप्रेजेंटेशन करता है. Some accurate, some not, and capable of being studied by pure non-empirical methods. Without the notion of the mind as mirror, the notion of knowledge as accuracy of representation would not have suggested itself. तो माइंड एज मिरर का मतलब ही यही है कि नॉलेज जो है वो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करता है. तो हमारा माइंड एक ब्लैंक कैनवस है जिसके ऊपर नेचर की रिप्रेजेंटेशंस को हम एक्यूरेटली पोर्ट्रे कर सकते हैं. विदाउट दिस लैटर नोशन, द स्ट्रैटेजी कॉमन टू डेस्कार्ट्स एंड कांट, गेटिंग मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशंस बाय inspecting, repairing, polishing the mirror so to speak, would not have made sense. तो ये सारा एक तरीके से मेटाफर है. पॉलिशिंग मिरर, रिपेयरिंग इट, इंस्पेक्टिंग इट, इसका मतलब है इट इज समवेयर pertains to edification. Without this strategy in mind, recent claims that philosophy could consist of conceptual analysis, of phenomenological analysis, or explication of meanings, or examination of the logic of our language, or of the structure of the constituting activity of consciousness would not have made sense. It was such claims as these which Wittgenstein mocked in the Philosophical Investigations, and it is by following Wittgenstein's lead that analytic philosophy has progressed toward the post-positivistic stance it presently occupies. So yes, that is also true that he is कि रोटी जो है वो leaving positivism behind, he is moving towards the notion of existentialism. But Wittgenstein's flair for deconstructing captivating pictures needs to be supplemented by historical awareness. कि जो अभी तक की कैप्टिवेटिंग पिक्चर्स, अभी तक का नॉर्मल डिस्कोर्स रहा है, उसको डीकंस्ट्रक्ट करके उसके ऊपर नए फाउंडेशंस करना, बट उसको डीकंस्ट्रक्ट करना है लेकिन हमें उसे भूलना नहीं है. उसकी अवेयरनेस, हमारी हिस्ट्री की अवेयरनेस हमें कम्प्लीटली होनी चाहिए, तभी हम वही हमारे फाउंडेशंस होंगे टू वर्क अन्यू. And that seems to me Heidegger's greatest contribution. Heidegger's way of recounting history of philosophy lets us see the beginnings of Cartesian imagery in the Greeks and the metamorphosis of this imagery during the last 3 centuries. So Heidegger ने बहुत अच्छी तरीके से कंपाइल किया है, एक पूरा ट्रांजिशन दिखाया है और फिलोसफी का जो ग्राउंड है, जो फाउंडेशन है, उसको बहुत अच्छे से कन्वे किया. He thus lets us distance ourselves from the tradition. तो हाइडेगर अगेन जो विटगेनस्टीन, ड्यूई और हाइडेगर तीनों कर रहे हैं कि ट्रेडिशन से ब्रेक फ्री करके टू मूव टूवर्ड्स नॉन कन्वेंशनल, वो काम हाइडेगर, विटगेनस्टीन एंड ड्यूई ने किया. Yet neither Heidegger nor Wittgenstein lets us see the historical phenomena of mirror imagery, the story of the domination of the mind of the West by ocular metaphors within a social perspective. Both men are concerned with the rarely favored individual rather than with society, with the chances of keeping oneself apart from the banal self-deception typical of the latter days of a decaying tradition. तो दोनों ही कहीं ना कहीं इंडिविजुअलिटी पे बहुत फोकस कर रहे हैं. Dewey on the other hand, though he had neither Wittgenstein's dialectical acuity nor Heidegger's historical learning, wrote his polemics against traditional mirror imagery out of a vision of a new kind of society. In his ideal society, culture is no longer dominated by the idea of objective cognition, but that by aesthetic enhancement. तो Wittgenstein ने एक ऐसी
ड्यूई ने एक ऐसी फिलोसफी के ऊपर फोकस किया है जिसमें सोसाइटी जो है वो ट्रेडिशन से डोमिनेट ना होकर एस्थेटिक इन्हांसमेंट से डोमिनेट हो, उसको ब्यूटिफाई हो जाए, एडिफाई हो जाए. In that culture, as he said, the arts and the sciences would be unforced flowers of life. कि साइंसेस और आर्ट दोनों होंगे, दोनों के बीच का डिस्टिंक्शन के ऊपर उन्होंने बात की है. आई वुड होप दैट वी आर नाउ इन अ पोजिशन टू सी द चार्जेस ऑफ रिलेटिविज्म एंड irrationalism once leveled against Dewey as merely the mindless defensive reflexes of the philosophical tradition which he attacked. तो ये बात है कि क्योंकि इन्होंने ऑब्जेक्टिविज्म को डिनाई किया है, तो ड्यूई को बहुत बार बोला जाता है कि ही इज़ अ रिलेटिविस्ट एंड ऑल्सो ही इज़ ए रैशनलिस्ट. ठीक है, तो बिकॉज क्योंकि देखिए रैशनल जो है वो इज समवेयर कनेक्टेड टू यूनिवर्सैलिटी, और सब्जेक्टिविज्म और रिलेटिविज्म डज नॉट रियली गो हैंड इन हैंड विद रिलेटिविज्म, सॉरी विथ रैशनैलिटी. तो मतलब सब्जेक्टिविज्म एंड रिलेटिविज्म आर टू हैव मोर टू डू विथ इरैशनलिज्म एज कम्पेयर टू रैशनलिज्म. तो वो बहुत सारे अगेंस्ट ड्यूई लेवल्ड है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू. Such charges have no weight if one takes seriously the criticisms of mirror imagery which he, Wittgenstein, and Heidegger make. This book has little to add to these criticisms, but I hope that it presents some of them in a way which will help pierce through that crust of philosophical convention which Dewey vainly hoped to shatter. So it is, of course, as he is explaining, it is just a misconception कि ड्यूई को जिस तरीके से रिलेटिविज्म या इरेशनलिज्म के साथ क्लब किया जाता है, दैट इज़ अ मिसकंसेप्शन. इट इज़ नॉट ट्रू.